हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई नेट 2017 की तैयारी। रीतिकाल पढ़ रहे हैं हम अभी। रीतिकाल 1700 से 1850 ईस्वी। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वाली बुक में और अच्छे से दिया है। एक लाइन में सब दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये दे रही हूँ ये वाले वीडियो भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी रीति काव्य एकदम अच्छे से हो जाए। क्योंकि रीति काव्य के ऊपर भी, रीतिकाल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही हैं, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से करवा रही हूँ। जो पिछले वाले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। किसने क्या कहा है, नामकरण को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। केवीएस एनवीएस में भी पूछे गए हैं और ये सीबीएसई नेट में भी पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ध्यान से देखिएगा इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगालकाल कहा है और डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। ऋषि शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत काव्यास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में ये रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन माने गए हैं। आचार्य वामन ने विशिष्टता पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यात किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कि आपको विशिष्ट पद रचना रीति कहकर किसने व्याख्यात किया है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ कवि प्रस्थान हेतु अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली माना है। आचार्य भोज ने रीति काव्य मार्ग और आनंद वर्धन ने वाच्यवाचक चारुत्व हेतु कहा है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। यहाँ रीति शब्द प्राय लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। चिंतामणि ने क्या कहा है, काव्य का स्वभाव कहा है रीति को। और उनकी पंक्तियां देख लीजिए, पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। बरनौ रीति स्वभाव जीव वृत्ति वृत्ति सी मित्र। और देव कवि ने रीति को क्या कहा है, काव्य का द्वार कहा है। ताते पहले बरनिए काव्य द्वार रस रीति, ये देव कवि की पंक्तियां हैं। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में भी रीति शब्द का प्रयोग मिलता है, जैसे रीति सुभाष कवित की बरनत बुद्ध अनुसारे चिंतामणि की है। अपनी अपनी रीति काव्य और कवि रीति ये देव, छंद रीति समुचे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान ये सोमनाथ। काव्य की रीति सीखी सुखवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें ये भिखारी दास। थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति ये दुल्हा कवि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल कहा है। ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है और रीतिकाल को उन्होंने उत्तर मध्यकाल और भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है। रीतिकाल नाम दिया और साथ ही यह संकेत कर दिया कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900, 1643 से 1843 ईस्वी। ये जो 1700 से 1900 है ये संवत है। और ईस्वी दोस्तों आपको मालूम होगा कि वर्ष में, ईस्वी में अगर अपन 57 वर्ष से घटा दें तो अपना ईस्वी सन निकल जाता है, और अपन ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ दें तो संवत निकल आता है। यह निर्धारित किया है कि बाद में प्रायः सभी विद्वानों ने यही अवधि स्वीकार की है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। विश्वनाथ प्रसाद ने किसको माना है, केशवदास। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने किसको प्रवर्तक माना है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि सर्वांग निरूपक किसे कहते हैं, जो सभी अंगों का प्रयोग करते हैं काव्य के, जो उससे रचना करते हैं उसको सर्वांग निरूपक ग्रंथ भी कहते हैं। तो सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है, जिन्होंने सभी का प्रयोग करके अपनी काव्य रचनाएं की हैं, वो है केशवदास। केशव के 50 वर्ष बाद रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है
और रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? चिंतामणि को माना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा रामचंद्र शुक्ल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को ही माना है। भागीरथ मिश्र ने भी केशव दास को माना है और रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को। रीति काव्य का विभाजन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध श्रेणी में स्थान दिया गया है। अब रीतिबद्ध देख लीजिए, केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन। ऊपर के जो 5 नाम है, केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। तो आपको दे देंगे कि इसमें रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है या तो फिर कौन है रहेगा, तो कौन कौन है तो उसमें 3 रहेंगे और 1 नहीं रहेगा। और इसमें जैसे कि आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन से नहीं है, तो आपको नहीं है भी मालूम होना चाहिए कि कौन से नहीं है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। रीतिबद्ध कवि केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक, बिलग्रामी, जान नियामत खां, तोष, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सुरति मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दुल्ह, ग्वाल, प्रताप शाही आदि रीतिबद्ध कवि हैं। ऊपर से जैसे केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन और नीचे के भिखारीदास और ये पद्माकर और भूषण, ये इंपॉर्टेंट है। रीतिबद्ध कवियों ने सर्वप्रथम काव्य शास्त्र को जनभाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया, उन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा गया है। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी हैं। दोस्तों, आप दूसरे बुक में देखेंगे तो रीतिसिद्ध कवि सिर्फ बिहारी को माना गया है, सिर्फ बिहारी को रीतिसिद्ध कवि माना गया है। सेनापति बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पचनेश, द्विजदेव प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि है, लेकिन आप सिर्फ बिहारी को याद रखिए क्योंकि बिहारी के ही बारे में आप सारी बुकों में देखेंगे कि रीतिसिद्ध कवि सिर्फ बिहारी को माना गया है। अब रीति मुक्त देख लेते हैं। जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ि के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम के पीर को अभिव्यक्त किया, उन्हें रीति मुक्त कहा गया है। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? घनानंद। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद है रीति मुक्त के। रीति मुक्त कविता उत्तर मध्य युग की साहित्यिक क्रांति रही है। और रीति मुक्त कवि कौन कौन है वो भी देख लीजिए। घनानंद, आलम शेख, ठाकुर, बुंदेलखंडी, बुद्धिसेन या बोधा आदि प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि कौन कौन है आप तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा। रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर दें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगी सीबीएसई नेट की हिंदी संपूर्ण तैयारी करवाऊंगी। अभी हम तृतीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं रीतिकाल। दोस्तों, रीतिकाल द्वितीय प्रश्न पत्र में भी है, तृतीय प्रश्न पत्र में भी है, दोनों में एक जैसा ही है। तो मैं आपको मतलब ये दोनों की तैयारी हो रही है, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र। मैं आपको रीतिकाल में मैं ऐसे पेपर नहीं बनाऊंगी कि ये द्वितीय प्रश्न पत्र का है तृतीय, क्योंकि देख लीजिएगा दोनों में मतलब एक जैसा ही है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, तो मैं आपको पूरे डिटेल में ही बता दूंगी, एक साथ बता दूंगी। और दोस्तों, जो भक्ति काल है, भक्ति काल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हमने भक्ति काल के अंदर निर्गुण संत काव्य के बारे में पढ़ा है। अभी हमको कृष्ण काव्य भी पढ़ना है और राम काव्य के बारे में भी पढ़ना है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हम रीति काल को कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया कि आप बोर हो जाएंगे भक्ति काल पढ़ते पढ़ते, इसलिए हम इसको पहले रीतिकालीन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम भक्तिकालीन पढ़ेंगे। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।